हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संगा पे। मैं नागेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा आईएनएम का सीरीज चल रहा है। उस सीरीज में हमने इसके पीछे 3 लेक्चर कर लिया है और ये हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करेंगे हम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कौन कौन सी ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था थी जो इंडिया में लागू थी, इसी के बारे में बात करेंगे हम। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर को। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पहला इजादारी व्यवस्था, इसके प्रवर्तक की बात करेंगे हम। इसको किसने शुरुआत किया? तो वारेन हेस्टिंग के काल में ये शुरुआत हुआ था। और ये क्षेत्र कहाँ था? इसका क्षेत्र बंगाल एवं बिहार में ये लागू हुआ था। इजेदार का मतलब होता है कि पट्टेदार या ठेकेदार को कहा जाता है। जो इजेदार कहा जाता है पट्टेदार या ठेकेदार को कहा जाता है। व्यवस्था, सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को भूमि का ठेका दिया जाता था। मतलब उस समय ऐसा था कि जो किसी भी भूमि का अगर किसी को देना है टैक्स वसूलने का जिम्मेवारी, तो उस भूमि की बोली लगती थी और जो जमींदार सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसी को उस भूमि का ठेका दिया जाएगा। ये 5 वर्षीय ठेका था। परिणाम इसका ये रहा कि ये असफल रहा, मतलब ये उतना असफल नहीं रहा जितना कि ब्रिटिश चाहते थे। 1777 में यह 1 वर्षीय ठेका हो गया और 1777 से ये क्या हुआ, 1 वर्षीय ठेका में शुरुआत हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम अस्थाई बंदोबस्ती, परमानेंट सेटलमेंट। इसके प्रवर्तक की बात करेंगे। इसको लागू कौन किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लागू करने वाले थे और फ्रांसीसी एवं जॉन सोर की सहायता से इन्होंने ये लागू किया। इसके अन्य नाम बात करेंगे तो इसको हम इस्तेमारी बंदोबस्त भी बोलते हैं, जमींदारी बंदोबस्त भी बोलते हैं, मालगुजारी बंदोबस्त भी बोलते हैं, बिम सवयाती बंदोबस्त भी बोलते हैं। ये सब इसके अनेक नाम हैं। एग्जाम में कभी कभी अस्थाई बंदोबस्त न पूछ के इस्तेमारी पूछ लेगा, जमींदारी पूछ लेगा या मालगुजारी पूछ लेगा। इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था बात करेंगे तो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत कुल भूमि के 19% भाग पर था। मतलब उसमें ब्रिटिश इंडिया में जितनी भूमि थी ब्रिटिश के पास, उसके 90% भाग पे क्या था? तो अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट था। मेनली था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारसी, उत्तरी कर्नाटक में ये व्यवस्था लागू हुई थी। 1790 में 10 वर्षों के लिए लागू हुई। 1793 में अस्थाई कर दिया गया और 1793 से इसको क्या कर दिया? अस्थाई कर दिया गया। 1790 में ये बोला गया कि 10 वर्षों की लागू हो रही है, लेकिन 1793 में इसको बोला गया कि अब ये अस्थाई कर दी गई, ये अस्थाई रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी विशेषताएं क्या थी। तो अस्थाई भू राजस्व की अस्थाई दर, मतलब अस्थाई दर तैयार किया जाएगा, कितना इसका अस्थाई यहाँ से दर वसूला जाएगा, टैक्स वसूला जाएगा। और आधार वर्ष लिया गया 1790 और 1791 को। बंदोबस्त मतलब जमींदारों से लगान समझौता, बंदोबस्त किया गया, जमींदारों से लगान समझौता किया जाएगा। भूमि का स्वामी जमींदारों को माना जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का स्वामी किसको माना गया, भूमि का स्वामी किसको माना गया? तो जमींदारों को माना गया। जमींदार तय किए गए कर से ज्यादा वसूल रहे थे। अब जो जमींदार है वो तो ब्रिटिश को ये तय हो गया ब्रिटिश को कि हमको इतना देना है, लेकिन किसानों से क्या करते थे? ज्यादा कर वसूलते थे। वसूले हुए टैक्स का 10/11 भाग ब्रिटिश एवं 1/11 भाग अपने पास, मतलब जितने भी कर होगा उसका 1/11 भाग अपने पास रख के 10/11 भाग ब्रिटिश को दे देना है। एक था सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ। यदि तय की गई राशि समय अवधि के में टैक्स जमा नहीं कर पाएगा तो उस जमींदार किसी और को जमींदारी दे दी जाएगी। मतलब कहने का मतलब एक डेट तय था, अगर उस डेट के सूर्यास्त होने के पहले अगर कर या जमा जमींदार नहीं कर पा रहा ब्रिटिश के पास, तो उससे जमींदारी छीनकर और किसी और को दे दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा अस्थायी बंदोबस्त के उद्देश्य क्या थे? राजस्व की प्राप्ति करना था, भू राजस्व को अस्थायी एवं अधिकतम करना था, प्रशासनिक कार्यों में मुक्ति, मतलब प्रशासनिक कार्यों से मुक्ति मतलब ब्रिटिश को मिल जाए। जमींदारों से बंदोबस्त करने के कारण प्रशासनिक कार्यों से ब्रिटिश को थोड़ा मुक्ति मिली। कृषि का विकास, क्योंकि जमींदार नए प्रयोग को बढ़ावा देंगे। कृषि का विकास करेंगे तो जमींदार ब्रिटिश के साथ मिलकर नए प्रयोगों को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। अंग्रेजों के वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। जमींदार केवल भूमि में निवेश करेंगे। अंग्रेजों को जमींदार के रूप में एक नया समर्थन वर्ग मिल गया। समर्थन जुटा रहे थे अंग्रेज, तो एक जमींदार वर्ग क्या हुआ? इसके समर्थक वर्ग के रूप में एक मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम परिणाम। परिणाम क्या हुआ? किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ, जिसे कि अभी पीछे बताया कि जमींदार मनचाहा कर वसूलने लगे, तो इसलिए किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। सर्वाधिक लाभ जमींदारों को मिलेगा, मतलब सर्वाधिक लाभ जमींदारों को मिलने लगा। किसान विद्रोह एवं 1857 की क्रांति देखने को मिलेगी। कृषि का वाणिज्यीकरण होगा, नकदी फसलों को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी सिस्टम। प्रवर्तक थे
अलेक्जेंडर रीड बरामहल क्षेत्र में 1792 में, और थॉमस मुनरो मद्रास में 1820, और एल्फिंसन बम्बई में करेंगे। और क्षेत्र कहाँ का था? कुल ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के 91% भाग पे कौन था? रैयतवाड़ी सिस्टम था। जैसे कि मद्रास में था, बॉम्बे में था, असम में था, वेस्ट इंडिया में था, ईस्ट बंगाल में था। इन सारे जगहों पर क्या था? रैयतवाड़ी व्यवस्था था। इसके मेन माने थे अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। क्वेश्चन पूछता है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने है, तो क्वेश्चन देता है रीड एंड मुनरो भी देता है ऑप्शन में, कभी कभी किसी एक का देता है, कभी कभी दोनों का देता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम उद्देश्य एवं कारण। बंदोबस्त के दोषों को दूर करना। जो बंदोबस्त के दोष, जो इसके पहले अस्थायी बंदोबस्त हुआ था, उसके दोषों को दूर करना था। दक्षिण पश्चिमी भारत में बड़े जमींदारों की अनुपस्थिति थी, इसलिए इसको लाया गया। बिचौलिया वर्ग जमींदार की समाप्ति हो गई। विशेषताएं व्यवस्था क्या था? जमींदार के स्थान पर किसान रैयत को लगान समझौता, किसान रैयत को भूमि का स्वामी माना गया, रैयतों का पंजीकरण किया गया। मतलब जितने सारे भूमि थे उस सब का पंजीकरण होगा। अब जमींदार के स्थान पर किसान रैयत का लगान समझौता, मतलब किसान देंगे, जमींदार बीच से हट गए, डायरेक्ट किसानों से ही कर लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया गया। लगान की दर संपूर्ण उत्पादन का 2/5 या 40% कर दिया गया। मतलब 33 से 55% तक ये कर था। लगान लगाने का आधार भूमि का क्षेत्रफल प्लस उत्पादन क्षमता, ये दोनों को मिलाकर लगान लगाया जाएगा। लगान न देने पर आपकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। अगर कोई किसान लगान नहीं दे रहा है तो उसकी जमीन क्या की जाएगी? तो जब्त कर ली जाएगी। किसानों का शोषण, परिणाम में देखेंगे तो किसानों का शोषण हुआ। महाजन ज़्यादा लगान कर वसूल, जो महाजन थे वो ज़्यादा लगान लगाते थे, कर का जबरन कर वसूली करते थे। प्राकृतिक आपदा के दौरान भी लगान वसूला जाता था। जो प्राकृतिक आपदा आती थी कभी कभी, जैसे कि बाढ़ आ गई, तो इसमें भी कर वसूला जाता था। ग्रामीण व्यवस्था टूटने लगी, जो ग्रामीण व्यवस्था थी वो टूटने लगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम मालवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी सिस्टम। प्रवर्तक थे हॉल्ट मैकेंजी 1822। क्षेत्र था इसका यूपी, मध्य भारत, पंजाब। संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्रफल का लगभग 30% पे क्या था? ये व्यवस्था फैली हुई थी। माहौल मतलब होता है संपूर्ण गांव। अब इसमें भूमि का स्वामी किसी किसान को नहीं, अब संपूर्ण गांव मतलब माहौल, एक गांव का माहौल मुखिया जो होगा वही कर वसूल कर किसको देगा? ब्रिटिश को देगा। मालवाड़ी भू राजस्व प्रणाली में भूमि कर की इकाई को संपूर्ण गांव या माहौल को माना गया। मतलब भूमि कर की इकाई अब क्या? संपूर्ण गांव या माहौल को माना गया। 1801 में कंपनी को अवध के नवाब से इटावा, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, बरेली का क्षेत्र प्राप्त हुआ। प्रयोग के तौर पर यहाँ पर लागू किया गया। मतलब इसको प्रयोग के तौर पर इन जगहों पर इसको लागू किया गया। बाद में उत्तर भारत एवं पश्चिम भारत में बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्रों में लागू, फिर मध्य भारत एवं पंजाब में भी लागू किया गया। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने औपचारिक रूप से शुरू की, जिसे मार्टिन वर्ट के सुधार प्रस्तुत किए। विशेषताएं क्या थी इसकी? इस व्यवस्था में सम्मिलित रूप से उत्पादन के आधार पर गांव की कर चुकाना होता था। तो जिस गांव में जितना उत्पादन होगा उसी के आधार पर गांव को कर चुकाना होता था। कर वसूली का कार्य प्रधान, मुखिया या जमींदार करता था। संपूर्ण गांव की भूमि का स्वामी माना जाता था। संपूर्ण गांव को भूमि का स्वामी माना जाता था। ये रहा दोस्तों हमारा ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा मतलब लग रहा है वीडियो, क्योंकि आप ही के सहयोग से हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे ही वीडियो आप ले लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।